नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, जो टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में एसएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे सीएचएसएल, एमटीएस आदि एग्जाम में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बेस बनाते हुए संबंधित विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो पढ़ाने की सीरीज चालू है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है, क्योंकि ये 1 जुलाई से सीरीज बिगिन हुई थी। पर डे आपको एक वीडियो मिल जाती है और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत का दौरा कब किया था? द कॉन्स्टिट्यूएंट Assembly was formed on the recommendation of the cabinet mission. When did the cabinet mission visit India? तो भैया कैबिनेट मिशन इंडिया आए थे 1946 के अंदर। ये तो लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ से जो अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्यीय टीम थी भाई कैबिनेट मिशन? तो आप बताएंगे 3 सदस्यीय टीम। इसमें कौन कौन से शामिल थे कैबिनेट मिशन जो आए थे 1946 में? इसमें तो एक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टोपर्ट क्रिप्स थे। ठीक है, अगर आपसे इन तीनों में से भी पूछ ले कि भाई अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इस मिशन में चीफ कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये संवैधानिक ढांचा के लिए आए थे, फिर बाद में संविधान सभा, फिर हमारा संविधान, है ना। भारत का विभाजन जो है ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। विभाजन मतलब पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, बांग्लादेश जो विभाजन हुआ है वो पाकिस्तान के साथ हुआ है, तो उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ, तो विभाजन जो हुई है माउंटबेटन योजना के थ्रू हुई है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपने सुना होगा, बाद में जो है हमारे देश की स्वतंत्र भारत के जो है गवर्नर जनरल रहे आपके माउंटबेटन, है ना। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के आखिरी और पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी। तो ये दोनों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में भारत का दौरा किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि साइमन कमीशन बना कब था, तो 1927 में बना था। ठीक है, इसे क्या कहा गया था? तो व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। तो इसे भी ध्यान रखें। इसी की जो विरोध करते करते लाला लाजपत राय की जो है लाठी चार्ज में चोट लग गई, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक भी इंडियन को जगह नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से, है ना। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है ना। भारत छोड़ो 1942 में जो आंदोलन हुआ था, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों को इंडिया से मतलब पूरी तरीके से इनको जो है समाप्त करना, हटाना। ठीक है, इसके अलावा ये आंदोलन कहाँ से भड़का था या स्टार्ट हुआ था? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक से। कहाँ से? ग्वालिया टैंक, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ग्वालिया टैंक से जो है ये आंदोलन जो है अपना रूप ले लिया था, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जो लेडीज थी, कई दफा ये क्वेश्चन आपके सीजीएल वगैरह में पूछे गए हैं कि आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला ने झंडा फहराने का काम किया या झंडा थामने का काम किया? तो ये थे आपका अरुणा आसफ अली, है ना। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड मैन, तो आप सुने होंगे, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसे ग्रैंड ओल्ड वुमेन कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड वुमेन कहा जाता है इंडिया स्तर पे, यानी भारत की वयोवृद्ध महिला किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को, है ना। मैडम भीकाजी कामा को स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है ना। भारत की स्टील आयरन मतलब लौह आयरन, मतलब हाँ स्टील सही है ना। आयरन मैन होता है एक, और आयरन ओमेन किसे कहा जाता है? तो भैया इंदिरा गांधी को जो है आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये तीनों बात लेडीजों में जो है इनसे पूछ देते हैं। मैडम भीकाजी कामा के बारे में भी हाल में ही पूछा है कि किस लेडी को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, या फिर मैडम भीकाजी कामा से दूसरे रूप में आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जर्मनी में
कि निम्नलिखित में से किसने झंडा फहराए थे। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने झंडा फहराया था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये सब बातों को आपको संजो के चलना है। मैं चलता हूँ आगे, है ना, फिलहाल, है ना। इसके अलावा गांधी जी यहाँ पे आया है, गांधी जी से भी आपको 2 नंबर एग्जाम में फिक्स होते हैं, गांधी जी से 2 नंबर 3 2 नंबर 4 नंबर संविधान से, ये सब कुछ फिक्स पैटर्न है जी हर एग्जाम की, है ना। तो पहले ही हमें समझ लेना चाहिए। गांधी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, 1893 में ये गए थे साउथ अफ्रीका, 1915 में ये लौटे 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 2023 का प्रवासी भारतीय सप्ताह हमने इंदौर के अंदर मनाया है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गांधी जी 1915 में लौटे तो प्रथम सत्याग्रह इंडिया में जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। चंपारण बिहार में स्थित है। यहाँ पे नील की खेती से संबंधित जो पद्धति थी, तिनकठिया पद्धति, इसको समाप्त करने के लिए आंदोलन किए थे। ये चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे, ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। तो ये तो हो गया चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना आना, चंपारण सत्याग्रह करना। इसके बाद 1920 में, सबसे पहले 1918 में खेरा आंदोलन में भाग लेते हैं। खेरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है ना। यहाँ पे बढ़ते हुए टैक्स को जो है रोकथाम लगाने के लिए आंदोलन में भाग लिए थे। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो जाती है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, ठीक है। इसके बाद 1930 में आपका जो है दांडी मार्च चलाते हैं गांधी जी। उसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस के एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये गांधी जी के जो है क्रियाकलाप रहे इंडिया के अंदर। और इंडिया के बाहर की बात करेंगे तो 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये कहाँ पे किए थे? नटाल कांग्रेस की स्थापना तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर किए थे। तो ये बात भी ध्यान आप रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा गांधी जी की जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, इसको हम अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, महासभा के द्वारा वेरीफाइड है ये। इसके अलावा जो आपका 30 जनवरी है, इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो है इसी दिन शहादत हुआ था, ठीक है। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके कुछ किताब हैं जो आपको ध्यान रखना है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ना, यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है ना। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन है। ये सब किताबें जो हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको भी ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। चलते हैं आगे। किस युद्ध के बाद, है ना, गांधी अम्बेडकर समझौता भी ध्यान रखिएगा। इरविन वाला तो हो गया था 31 में, गांधी अम्बेडकर समझौता जो है 1932 में होता है। इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया? आफ्टर व्हिच वार डिड अशोक अबैंडन द पॉलिसी ऑफ मटेरियल एक्विजिशन? तो भैया ये जो है आपके कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की इतिहास में अपनी एक अच्छी खासी अच्छा जगह है ना, कलिंग युद्ध का, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज परिवर्तन हुए अशोक के अंदर, है ना। अशोक ने जो है ये इसमें मतलब इतनी ज्यादा मारकाट हो गई कि ये देख के इनका दिल जो है पिघल गया और इन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ने की जो है एक मन बनाई और धम्म की जो है नीति अपना ली थी। धम्म मतलब बौद्ध धर्म के अंदर धर्म से होता है ना। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है कलिंग युद्ध के बाद लिए थे, है ना। किससे लिए थे? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिए थे, ठीक है। उपगुप्त नाम था उस बौद्ध भिक्षु का जिनसे जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के दीक्षा लिए थे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को जो है श्रीलंका भेजा था, है ना। महेंद्रा और संघमित्रा, महेंद्रा पुत्र का नाम था, संघमित्रा इनके पुत्री का नाम था। अशोक के समय जो है 3rd बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 4 गो बौद्ध संगति होता, वैसे तो 5 गो माना गया है, लेकिन 4 गो जो है जनरली हमें पढ़ना है ना। इन चारों के अलावा आ जाए तो 5वां आप खुद ही मार देंगे आंसर, है ना। तो पहला जो है ये आपका राजगीर में हुआ था जी, राजगीर में, है ना। किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु में। दूसरा काला शोक के समय हुआ था आपका वैशाली के अंदर। तीसरा पाटलिपुत्रा अशोक के समय, है ना। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था आपका कनिष्क के समय, है ना। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसके अलावा अशोक के कुछ कृत्य में, जैसे अशोक मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप बनवाया है जो मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म की कुछ बात हो रही तो स्तूप से काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है हाल फिलहाल में। तो धमे का स्तूप जो है ये आपके उत्तर प्रदेश सारनाथ के अंदर है। इसके अलावा हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप है, ये बिहार के अंदर है। इसे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। परसों के दिन सीआरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अलावा जो आपका बाघ की गुफा है
ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इन्हें भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा जो आपका तवांग मठ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, रूमटेक मठ है ये आपका सिक्किम में है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जोंगखा है जो तिब्बत के लहासा में है, तो ये सब जो कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित जगह है जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अशोक के पिता का नाम क्या है, बिंदुसार है। देखिए एक तो बिंदुसार होता है और एक आपका होता है जी बिंबिसार, है ना। एक तो होता है बिंदुसार और एक होता है आपका बिंबिसार। बिंबिसार आपका हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित है। और बिंदुसार जो है ये अशोक के पापा है, मतलब ये मौर्य वंश से संबंधित होंगे, ठीक है। तो समझ गए बिंबिसार और बिंदुसार, है ना। तो बिंदुसार हो गया मौर्य वंश में, बिंबिसार हो गए हर्यक वंश में। हर्यक वंश के और एक शासक का नाम लेंगे तो आप पहचान जाएंगे, अजातशत्रु भी हर्यक वंश के हैं, ठीक है। इस जो हर्यक वंश है ना, इसे इतिहास में पिता के मारने वाला वंश कहा गया है, पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि एक जो शासक हुए सब अपने अपने पिता को जो है मार मार के गद्दी पे बैठते थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है अशोक के बारे में, इनको जो है देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, अच्छे खासे एग्जाम में आ जाता है। हालांकि इस बार के एसएससी के एमटीएस में ये क्वेश्चन नहीं आया एक दिन भी, लेकिन आएंगे जरूर, तो इसे भी किसी कोने में जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, भैया स्वामी विवेकानंद, हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखिए आध्यात्मिक गुरु रिलेट करके आपको दो आदमी का पूछता है, एक शिवाजी का भी पूछता है कि शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, ठीक है। और एक आपका विवेकानंद का तो डायरेक्ट गुरु ही पूछना चाहिए, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा जुड़े हुए कैरेक्टर थे, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है कि स्पिरिचुअल गुरु कौन थे। तो भैया ये रामकृष्ण परमहंस थे, है ना, आपका विवेकानंद साहब के गुरु जी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। क्या नरेंद्र नाथ दत्ता जो है इनके ओरिजिनल नाम थे स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे, जो आज भी लोकप्रिय हैं और प्रसिद्ध हैं, ठीक है। वहां से जो हमें लोग जानने लगे, है ना, कि हम भी कुछ हैं। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद साहब 1897 ईस्वी में किए थे, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पे ही। इसके अलावा विवेकानंद की कुछ पुस्तकें हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में देखे गए, द ईस्ट द वेस्ट, कर्मयोगी, राजयोगी, इस प्रकार से विवेकानंद साहब की कुछ पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है ये आपका गुरु रामदास था, समर्थ गुरु रामदास, है ना। महाराष्ट्र में जो है बहुत सारे संत हुए, तुकाराम हुए, नामदेव हुए, रामदास हुए, तो ये सब जो है काफी ज्यादा है यहाँ पॉपुलर। तो यहाँ समर्थ गुरु रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। वहीं पे जो आपका राजनीतिक गुरु थे शिवाजी का, ये दादा कोंडव देव थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शिवाजी मराठा वंश का संस्थापक है ना। और पुरंदर की संधि से आपको याद ही होगा शिवाजी और जयसिंह साहब के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा शिवाजी के काल में दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, इनकी भी जरूरी है बात करना भाई, है ना। तो एक तो चौथ लिया जाता था, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि चौथ किसके टैक्स थे, तो आपको बताना है मराठों का। इसमें टैक्स की रेट क्या रखा था भाई, तो इनके नाम से स्पष्ट है, चौथ मतलब एक चौथाई, मतलब 1/4, मतलब 25%, ठीक है। इसके अलावा एक सरदेशमुखी टैक्स था, सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, है ना। तो चौथ लेने के बाद इस चौथ पे जो 10% एक्स्ट्रा कर लगाते थे उसे सरदेशमुखी कहा जाता था, ठीक है। तो ये दोनों टैक्स कहाँ की है भाई, शिवाजी मतलब मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 2023 में कहां आयोजित किया गया, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड इन द ईयर 2023। तो भैया मध्य प्रदेश आंसर है। मैंने आपको कल बताया था कि खेलो इंडिया प्रैक्टिस सेट में सीजीएल वाली में जो अलग से वीडियो आती है ना, उसमें मैंने बताया था कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का अभी अभी आयोजन 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो 3rd एडिशन थी, ठीक है। और ये है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का पुराना नाम अगर आपसे कोई पूछे तो ये यूथ के जगह पे स्कूल लगा था, SCHOOL, है ना। खेलो इंडिया स्कूल गेम इसका नाम पहले पड़ा था, जब ये 2018 में बन के मतलब चालू हुआ था 1st एडिशन में, है ना। उसके बाद 2019 में इसका नाम बदल के कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक और गेम का नेम चेंज है जो आपके आजकल देखते हैं, जैसे आपने कॉमनवेल्थ गेम जो आजकल देखना है ना, कॉमनवेल्थ गेम, इनका भी कभी दूसरा नाम हुआ करता था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो भैया खेलो इंडिया का जो 5th संस्करण 2023 में हुआ फरवरी के मध्य में, तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। अब यहाँ के अंदर से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है, तो आपको बताना है 8 शहरों में। कितने शहरों में, 8 शहरों में। अगर आपको बता दें कि भाई मध्य प्रदेश के अलावा भी खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ को आयोजन करवाए गए,
तो आपको बता देना है मध्य प्रदेश के अलावा जो है इनकी कुछ मैचेस जो है दिल्ली में भी कराए गए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब होती है? 2018 में दिल्ली में। मैंने अभी भी कहा कि इसका पुराना नाम अलग था, खेलो इंडिया स्कूल गेम था। ठीक है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में। और चौथा के विजेता कौन रहे थे? तो हरियाणा ही रहे थे। लेकिन ये जो पांचवा हुआ है जो 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर है ना, तो इसके विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता आपके महाराष्ट्र रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो पार्टिकुलर पदक है या फिर ओवरऑल पदक है, ये आप जरूर याद रखेंगे कितने शहर में हुए, तो 8 शहरों में कैमा एडिशन था। तो पांचवा पहला कब हुआ? 2018 में, है ना। एमपी के अलावा किस और शहर में हुई? तो दिल्ली में। सबसे ज्यादा पदक किसको मिला? महाराष्ट्र को। और विजेता कौन रहा? तो महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र विजेता हो चुके हैं, विनर हो चुके हैं, लेकिन इसमें पदक की रेशियो जो है इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सीएचएसएल में मतलब पार्टिकुलर पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वां संस्करण हुआ है उसमें महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिले थे? तो भाई 56 गोल्ड मिले थे। 56 गोल्ड, 55 रजत और 50 कांस्य मिले थे। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा मेरे ख्याल से। जोड़िए, 5 6 5 11 हाथ में 1, 5 5 10 5 15 1 16, राइट, 161 हो जाएगा। टोटल 161 पदक मिला था महाराष्ट्र को। ठीक है, इसके अलावा दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा था और तीसरा स्थान पे मेजबान मध्य प्रदेश रहा था। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मैंने यहाँ पे जिक्र रख ली है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में 3वां संस्करण मतलब 3rd एडिशन हो रहा है, जो योगी आदित्यनाथ के नगर में हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ था। अच्छा, आपसे कोई अगर पूछ ले कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था, जैसे मैंने बताया कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम का फर्स्ट एडिशन दिल्ली में हुआ था, तो भाई ये भी तो पूछा जा सकता है, तो ये बताना उड़ीसा में हुआ था, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का फर्स्ट एडिशन उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन के भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रहे थे और 2023 वाले के भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो करंट सेक्शन से भी ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटी गेम के जो विजेता हुए हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी हुए हैं। ठीक है, चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट। इसके अलावा जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था पिछले साल 2022 में, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 शहरों में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी 6 शहर में कराए गए थे, है ना। इसके अलावा इसमें कितने खेल शामिल थे 36वें राष्ट्रीय खेल में? तो आपको बताना है कि 36 खेल शामिल थे। ठीक है, कितने खेल शामिल थे? 36 खेल शामिल थे। ठीक है, और 37वां राष्ट्रीय खेल अभी होना है 2023 के अंदर। ये कहाँ पे होना है? तो ये आपके गोवा के अंदर होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उगादी फेस्टिवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ। तो भैया ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, है ना। ये भी फसली त्योहार है ना, फसली वाला, कॉर्प वाला, है ना। ये कहाँ पे मनाया जाता है उगादी? तो उगादी त्योहार जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ भाग में मनाए जाते हैं। ठीक है, नव वर्ष का त्योहार भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। सामान्य रूप से यह अप्रैल महीने में मनाई जाती है। ठीक है, ये जो नव वर्ष की जो त्योहार होती है ना, ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है जनरली। ठीक है, और जो आपका मकर संक्रांति वाला त्योहार होता है वो तो जनवरी में, 14-15 जनवरी उसका फिक्स है। आपके साथ फिर से वही सीट आ गया है नव वर्ष वाला। आई होप अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो नवरेह मनाएंगे नव वर्ष के रूप में। थोड़ा सा नीचे आएंगे, पंजाब हरियाणा की बात कर लेंगे तो हम बैसाखी मना लेते हैं नव वर्ष के रूप में। सबसे नीचे आएंगे तो उगादी, और नीचे जाएंगे तो आपका पोतांदु हो जाएगा। फिर केरला में जाएंगे तो विशु हो जाएंगे, असम में जाएंगे तो बिहू हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका नव वर्ष का त्योहार चलता रहता है। ये वाला सीट आप देखे ही होंगे पुराने फ्री वाले पीडीएफ में, है ना। तो वहां जो है आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में टीसीएस ने काफी पूछा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? अब देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन स्किप भी कर देता, फिर आप लोग बोलोगे क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि इस टॉपिक सबको मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स इज आल्सो कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। और दूसरी फायदा क्या होगी, अगर आप रोजाना वीडियो आप अटेंड करते हो तो सुनते सुनते भी बहुत सारे चीज जो है आपको मास्टर बन जाओगे। मतलब एक चीज अगर 2 बार रिपीट हो गया तो याद रखने की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, वीनस को। ठीक है, ग्रह कितने भैया? तो 8 है। 8 जो है दूरी के अनुसार अगर हम सजाए सूर्य से दूरी के अनुसार, तो पहले यहाँ देख लीजिए, सबसे छोटा बेटा होता है बुध, तो अपने पिता के पास बैठे रहते हैं सूर्य के पास, तो बुध हो जाता है। फिर 2 बहन एक जगह ही रहते हैं, तो पृथ्वी की बहन होती है शुक्र। हमें याद रखना है कि पृथ्वी 3rd नंबर पे होती है, तो 2 नंबर पे हो जाता है शुक्र, 3 नंबर पे हो जाती है पृथ्वी, और 4 नंबर पे मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब मैंने इसे याद रखने की तरीके बताए थे भाई, है ना। यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य है, ये है आपका सूर्य, ये सन है ना।
तो सन के बगल में कौन बैठेगा, उसका सबसे छोटा लड़का बुध, है ना। तो बुध बैठ गया। मुझे एक चीज याद रखना है कि अर्थ जो है हमारा ये थर्ड नंबर पे बैठेगा, तो थर्ड नंबर पे हमने बैठा दिया, ठीक है। अब मुझे दिन का क्रम पढ़ देना है। हमने बृहस्पति शुक्र को ले लिया है क्योंकि दोनों बहन एक जगह रहेगा, है ना। तो दोनों बहन मतलब बुध शुक्र पृथ्वी, ये तीन याद रख लिए तो आगे के अपने आप याद हो जाएंगे क्रम, गारंटी। कैसे, अब आपको दिन का जो है क्रम पढ़ देना है। मैं संडे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्या संडे कोई ग्रह है आठों में, तो नहीं है। मंडे है, मंडे भी नहीं है। ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मैंने यहाँ पे बैठा लिया, मंगल मतलब पृथ्वी के बाद। अब ट्यूसडे के बाद क्या आना चाहिए, है ना, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए, है ना, बुध होना चाहिए। लेकिन बुध तो पहले ही लाडला होने के कारण पिता के पास बैठा है, तो बुध के अगला पढ़ लेंगे। अब 2 बार थोड़ी बैठाएंगे भाई, है ना। तो बुध के बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति आ गया। बृहस्पति के बाद शुक्र होना चाहिए। शुक्र अपनी बहन के लाड़ प्यार के कारण बहन के पास बैठा है, तो शुक्र भी तो छट गए। तो शुक्र के बाद क्या शनि हो जाएगा, तो शनि ग्रह है आपका, शनि को बैठा है। इसके बाद अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से आप जो है 8 ग्रहों को सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार सजा सकते हैं। इस फिगर से ही बहुत कुछ समझने वाले हैं। अगर थोड़ी सी आप 2 मिनट कान खोल लो तो आप जो है ब्रह्मांड से पूछे जाने वाली क्वेश्चन से निजात पा सकते हो, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं, है ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, जुपिटर है, ठीक है। बलय वाला ग्रह कौन सा है, ये वाला देखिए सैटर्न है, जिसके चारों साइड आपको एक रिंग टाइप से छल्ला दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, एक तो बुध है और एक तो शुक्र है। जो शुरुआती के 2 है ना, उसके पास कोई भी मतलब संतान नहीं है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चांद नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के कितने चांद है भाई, तो पृथ्वी के एक ही चांद है जिनका नाम ही चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि शांति की सागर कहाँ स्थित है ब्रह्मांड में, तो आपको बताना है चंद्रमा के ऊपर, है ना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है, चांद में है, मून में है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताया था, जो एसएससी की तैयारी करते हैं आपको डायरेक्ट पूछा जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिलेटेड टू वर्ड रिलेटेड टू मून, है ना। तो आपको बताना है लूनर, है ना। रिलेटेड टू मून क्या होता है, लूनर होता है, LUNER, है ना। इसके AR होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मून की जो अत्यधिक स्टडी करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई चांद के बारे में। अच्छा, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। आपको एक कलर भी थोड़ा नीला दिख रहा होगा, क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 पार्ट में जल ही स्थित है। एक पार्ट में हम सर्वाइव करते हैं, जो मतलब स्थलीय प्राणी रहते हैं एक पार्ट के अंदर, उसमें भी कई सारे पहाड़ जंगल समझ लीजिए, है ना। फिर भी हम जो है 7.5 अरब के करीब है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी है, और इसके भी कई गुना बड़े हैं ग्रह वगैरह। तो आप समझ सकते हैं, कल्पना करके कितने कितने बड़े होते होंगे ग्रह, ठीक है। इसके अलावा लाल ग्रह को, जो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, थोड़ा सा लाल दिख रहा होगा, है ना, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। जो शुक्र है ना, इसे हम पीला ग्रह कहते हैं। शुक्र को जो है हम पीला ग्रह कहते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो नजदीक के 4 ग्रह, अगर आपने क्रम याद कर लिया तो समझ लीजिए ब्रह्मांड की आधी बात खत्म हो जाती है। जो शुरुआत की 4 ग्रह है ना, इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसे हम खुले आंख से देख सकते हैं। पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं, तो देखना कैसे, तो हम फील कर रहे हैं। बाद बाकी ग्रह को भी आप देख सकते हो, है ना। इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसे इंटरनली प्लेनेट या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका 4 बच जाता है, ये बाहर वाला बृहस्पति, है ना, शनि, अरुण, वरुण, इसे हम जोबियन ग्रह कहते हैं या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, इसे हम जोबियन ग्रह कहते हैं या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं। अच्छा, ये जो नजदीक के 4 ग्रह हैं, इसकी बनावट जनरली पृथ्वी के समान होते हैं, थोड़ा मतलब हार्ड बनावट होती है। लेकिन ये जो लास्ट के 4 होते हैं, ये अधिकांश इनकी बनावट जो है गैसीय पिंड से मिलकर बना हुआ है, गैसीय गोला है, ठीक है। इसीलिए इन पे जनजीवन जो है मतलब कल्पना करना थोड़ा विषम हो जाता है। वैसे आपने सुना होगा कि मंगल पे जा रहे हैं लोग, लेकिन कभी सुने कि कोई जा रहे हैं शनि पे निवास करने के लिए, है ना। तो ऐसे इसीलिए, है ना। तो ये सब भी थोड़ा सा जो ग्रह से आप जरा ध्यान रखें। और विस्तृत मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बता दूं तो सबसे बड़ा जुपिटर, 2 नंबर पे शनि, 3 नंबर पे अरुण और 4 नंबर पे वरुण। यानी जो लास्ट के 4 बाहरी है ना, उसी को पहले क्षेत्रफल के हिसाब से ले लेना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद हम 5 नंबर पे अपना पृथ्वी को लेंगे, ठीक है। इस कहाँ गया पृथ्वी, भैया पृथ्वी आगे है, ठीक है। 5 नंबर पे हमारा पृथ्वी है, फिर हमारा मंगल है, फिर हमारा शुक्र, और तब है हमारा बुध सबसे छोटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूर्य का चक्कर
चक्कर सबसे फास्ट यानी कौन लगाने का काम करता है, परिक्रमा, ये बुध करता है जी। बुध 88 दिन में जो है अपने पिता सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो इसमें तो कोई भी झंझट नहीं होनी चाहिए, जो ग्रह जितना दूर है उतना अधिक टाइम लगेगा सूर्य के चक्कर लगाने में, सिंपल सी बात, ठीक है। इसका मतलब ये वाली ग्रह को यानी वरुण को सबसे अधिक समय लग रहा होगा। लेकिन एक चीज और आती है क्वेश्चन की, अपने एक्सिस पे मान लीजिए ये कोई पोल है जिसपे ये अभी लटक रहा है, ये वाला जुपिटर, तो अपने एक्सिस पे जो है सबसे फास्ट चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है आपका जुपिटर है। समझ में आया क्या बात है ना। सूर्य का चक्कर लगाने की बात करेंगे तो सबसे फास्ट है आपका कौन, मरकरी। लेकिन अपने ही एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है, तो ये लगाता है जी जुपिटर, ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये ज्ञानामीड है ना, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उपग्रह है इसका नाम ज्ञानामीड है। जो किसके उपग्रह भाई, तो ये बृहस्पति के उपग्रह है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये पूरा जितना बात मैंने कहा यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, सिवाय एक चीज के। एक चीज क्या, कि शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला तारा ये कहा जाता है, ठीक है, ये भी बोल दिया है ना। चलते हैं आगे। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, तो भैया ये चित्रा बनर्जी है, ठीक है। उपन्यास गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु है। यामा के लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा है, ठीक है। तो ये सब कुछ उपन्यास है जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनाया गया है ना, मुगलों द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। मतलब किस मुगलों के द्वारा बनाया गया, मतलब कौन बनवाया। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय हुम इन द 16th सेंचुरी एंड इज वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ट बाय द मुगल्स, है ना। तो ये भाई अकबर ने बनवाया था। क्या, आगरा का किला कौन बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आगरा से जो है जनरली अकबर का ज्यादा लगाव नहीं रहा, ठीक है। फिर भी आपसे पूछेंगे और ऑप्शन में शाहजहां देंगे ताकि आप लड़खड़ा के वहीं गिरो, है ना, लेकिन गिरना नहीं है भाई, है ना। अकबर, है ना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ये शाहजहां ने बनवाया है, जैसा कि आज भी हम इन्हें देख रहे हैं, है ना। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया है, बीबीआई करके रखेंगे। शालीमार बाग कहाँ है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये श्रीनगर में है। कौन बनवाया है, मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया है। हुमायूं का मकबरा का कौन बनवाया है भाई, हाजी बेगम या फिर इसी का नाम है बेगा बेगम। ये दोनों एक ही आदमी का नाम है, जो आदमी नहीं लेडीज, जो हुमायूं की विधवा पत्नी थी, इन्होंने ही बनवाया है ऐसा माना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा ही मुगलों में वैसा मकबरा हुआ जो गार्डन प्रकार की प्रथम मकबरा हुआ, जो आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया 2023 में ही हुआ था ना, सीजीएल मेंस 23 में ही हुआ था। इसी में आपसे पूछा गया कि भाई मुगलों में जो मकबरा बनाए गए तो उसमें गार्डन प्रकार की पहली मकबरा कौन सी है, तो आपको बताना है भैया हुमायूं का मकबरा। इसके अलावा अकबर के काल को मुगल काल के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगलों काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो शाहजहां है उनके इस मतलब अवधि को मुगल के अंदर स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये तीनों बात जो है अलग अलग ध्यान जरूर रखेंगे, है ना भाई। अगला है ना, आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी, तो भैया ये है गिरिजा देवी, है ना। ठुमरी को जो है हाफ क्लासिकल डांस की दर्जा दिया गया है। अर्ध शास्त्रीय संगीत, संगीत कहिए, मतलब संगीत का मतलब है ना सॉन्ग कहिए, है ना। तो मतलब आधा शास्त्रीय संगीत का दर्जा इन्हें दिया गया है, किसे, ठुमरी को। इनके जो मतलब ले जाने या फिर उत्थान या फिर उनको जो है फेमस कराने में किसका योगदान रहा, गिरिजा देवी को। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी, ठीक है। गिरिजा देवी को 2016 में पद्म विभूषण और 1989 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था। तो ये बात भी, अच्छा सॉरी, गिरिजा 2016 में पद्म विभूषण, 1998 में, यहाँ पे कुछ कट गया है, यहाँ पे कुछ कट गया है, ठीक है। तो इतना ही याद रखिए, 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। गिरिजा देवी को 2016 में
दूसरा पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, इसको जो है इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गिरजा देवी उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, कहाँ की, बनारस की। इसके अलावा तीजन बाई पंडवानी से जुड़ी हुई मतलब लोकगीत नाटक की प्रसिद्ध कलाकार है, ये तो आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में एक तो आपको पंडवानी याद रखना है, और उनके जो लोक नृत्य है सैला कर्मा सुआ राउत नाचा पंथी, है ना, ये सभी के सभी जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य से फोक डांस ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तीजन बाई को 1987 में पद्म श्री, 2003 में पद्म विभूषण, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक सेकेंड, 1987 में पद्म श्री, 2003 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म भूषण मिला है, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसे जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। इसको मैं पीडीएफ में तो करेक्ट कर ही दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप जानते हैं कि टाइपिंग में थोड़ा सा एक आध जो है मिस्टेक तो हो ही जाती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के संघ सूची के अंतर्गत आता है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भैया जो संघ सूची में आता है ना, सबसे पहले तो संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, ये कहाँ है, तो 7th भाग में है। इसके अलावा इसमें सबसे अधिक विषय किसमें है, तो सबसे अधिक विषय जो है आपका यूनियन लिस्ट में ही है, संघ सूची में है। इसमें 100 विषय को वर्तमान में रखा गया है। इसके अलावा हमारा जो है स्टेट लिस्ट आ जाता है, इसमें हमारा जो है 61 विषय को शामिल किया गया है। और सबसे कम जो है कंकरेंट लिस्ट है, इसमें हमारा शामिल किया गया है मात्र 52 थीम को, ठीक है। तो सभी बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो किसमें कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये तीनों का अलग अलग काम भी जानना जरूरी है। वही जो संघ सूची में होते हैं ना, जो यूनियन लिस्ट में होते हैं, इस पे कानून बनाने का एक छत्र अधिकार जो है संघ का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कंकरेंट में होता है, ये इन पे जो कानून बनाने का अधिकार है ये स्टेट प्लस केंद्र दोनों को होता है। और जो स्टेट्स में होता है उस पे तो यूं अधिकार स्टेट का कानून बनाने का होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में संघ की सहायता ली जा सकती है सेंट्रल की, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस समय कानून कौन बनाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये विषम परिस्थिति हो गया, इसी को विषम परिस्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे संघ में जो है प्रतिरक्षा है, विदेश मामले है, नागरिकता है, जनगणना है, स्टॉक एक्सचेंज है, बीमा है, ये सभी के सभी। लॉटरी भी संघ में ही रख लीजिएगा, लॉटरी भी संघ में ही है शायद, है ना। लॉटरी थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉटरी भी जो है संघ में ही है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो ये भी संघ में हो जाएगा। इसके अलावा संवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह है, विच्छेद है, परिवार नियोजन है, ये सभी के सभी जो है आपके संघ में ही आ जाएगा, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ जी, लॉटरी भी संघ में ही होगा, याद आ गया, लॉटरी भी संघ में ही होगा, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लॉटरी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टेट लिस्ट जो होते हैं वो राज सूची से कहते हैं हिंदी में। इसमें कुछ विषय जैसे पुलिस है, स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को सिंपल भाषा में आप कैसे जानते हैं, ग्राम पंचायत से जानते हैं जी, है ना। ग्राम पंचायत को हम स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। इसके अलावा बाजार और मेले हैं, पशुपालन है, ये सभी के सभी कहाँ आ जाएंगे, राज्य सूची में आ जाएंगे। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये राज्य सूची का है, कम पावरफुल है ना। इसके अलावा सबसे अधिक विषय जो है ये संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है, और संवर्ती सूची में मात्र 52 विषय शामिल है। देखिए इन तीनों विषयों में तो सभी चीज को शामिल नहीं किया जा सकता। वैसा थोड़ी है कि 152 और 61, 6 5 11, 110 और 3 113, है ना। तो 213 ही विषय थोड़ी है पूरा मिला के, पूरे मतलब इंडिया में सब चीज 213 विषय में समझ जाएंगे क्या, तो नहीं। तो इसके अलावा जो कुछ विषय बच गए, है ना, उन पे कानून बनाने का अधिकार एक छत्र किसके पास है, केंद्र के पास। इसे ही अपवाद शक्ति कहा गया है, ठीक है। अपवाद शक्ति पे कानून बनाने का अधिकार किसे, भाई, केंद्र के पास, है ना। तो कैसे गया, तो ये तीनों लिस्ट में जो चीज अब तक शामिल नहीं है वो सभी जो है अपवाद माना जाएगा, जो जिसपे कानून बनाने का अधिकार एकमात्र किसके है, केंद्र सरकार के पास है। समझ गए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अवशिष्ट शक्ति भी क्या देते हैं, मतलब ये इन तीनों लिस्ट में अगर अभी तक शामिल नहीं है तो इसे अवशिष्ट शक्ति भी कहा जाता है। कावास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कावास थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो भैया ये गुजरात में है कावास, ठीक है। तालचर सुपर थर्मल पावर ये आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि इंडिया में जो पावर की उत्पादन होती है, बिजली की उत्पादन होती है ना, तो इसमें किस बिजली का योगदान कितना रहता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो तापीय बिजली होता है, तापीय बिजली, इसकी योगदान जो है 70% तक है, ठीक है। 70% तक
जो है आपका तापीय बिजली का योगदान है ना। तापीय मतलब कोयला आधारित वाला जो बिजली होता है ना, तापीय वाला, उसका, ठीक है। अभी भी जो है परमाणु से जो संचालन वाला बिजली उत्पादन घर है, इसके तो एवज में बहुत कम है। अभी भी जो है ज्यादा कोयला आधारित वगैरह ही है ना, तापीय ज्यादा है, समझ जाइएगा 70% से ज्यादा, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोरबा सुपल थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। इसके अलावा सिंगरौली आपके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, है ना। रामगुंडम ज्यादा पूछा जाता है, इसके कई सारे यूनिट हैं, है ना, रामगुंडम के। ये कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है, इसे भी ध्यान रखेंगे, रामगुंडम, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सब पावर स्टेशन है आपके इंडिया में। इसके अलावा मुंद्रा है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, ये कच्छ गुजरात में है ना। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में है। तालचर गुजरात में हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। रिहंद नाम से स्पष्ट है, रिहंद बांध परियोजना भी है उत्तर प्रदेश में, और ये मतलब ये आपका जो है थर्मल पावर स्टेशन भी है। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ तो आपके पास ही जाना है। तो चलते हैं आगे। दुर्गापुर नाम से स्पष्ट है कि ये जो है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर होगा, क्योंकि दुर्गापुर जो है वहां पे स्टील प्लांट भी है ना, जो दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। सतपुरा नाम से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में होगा। तो आप पकड़ लीजिएगा, पूछता वैसे ही है जहां पे नाम से पता ना चले, जैसे बनकबोरी है ना, ये गुजरात में है। कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि इतने फेमस जगह तो है नहीं कि आप बार बार सुने होंगे। अहमदाबाद थोड़ी है कि बार बार सुने होंगे, तो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब रामगुंडम पूछ देगा, अब क्या अंदाजा लगेगा कहाँ पे? आपको लग रहा है कि तमिलनाडु भी हो सकता है, कर्नाटक भी, केरल भी, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कहीं भी हो सकता है। तो याद रहेगा तबे न मारेंगे, तो इसीलिए तैयारी पहले से ही। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग बीज संक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू प्यूरिफाई वाटर, है ना। तो भैया ये क्लोरीन है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम जल को शुद्ध करने के लिए किए जाते हैं, खास करके बरसात के दिन में तो और, है ना। इसके अलावा हम फिटकिरी से भी जल को साफ करते हैं, ठीक है, फिटकिरी से, है ना। लेकिन ये जो है आपका स्पंदन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सभी गाद वगैरह जो भी गंदगी वगैरह है उसको जमा के नीचे बैठा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा जो है खाद्य पदार्थ को हम संरक्षण कैसे रखते हैं, कैसे संरक्षित रखते हैं, स्टोर कैसे करते हैं? तो बेंजोइक एसिड के मदद से करते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कृत्रिम वर्षा जो होता है ना, मतलब सिंथेटिक रेन जो हम कराते हैं, है ना, बिना नेचुरल तरीके से, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्जेंटम आयोडाइड के, है ना, AgI का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्जेंटम आयोडाइड मतलब सिल्वर आयोडाइड इसे कहिए, है ना। अर्जेंटम का ही साधारण नाम सिल्वर है, चांदी है ना। इसके अलावा फोटोग्राफी में हम प्रयोग करते हैं रसायन, उसका नाम है आपका सोडियम थायोसल्फेट, है ना। इसे हम अर्जेंटम ब्रोमाइड कहते हैं, AgBr। अच्छा नहीं, सोडियम थायोसल्फेट अलग है। अर्जेंटम ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट दोनों का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी के अंदर, जिसमें सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो सोल्यूशन। 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपो सोल्यूशन क्या होता है, तो आपको बताना है सोडियम थायोसल्फेट होता है। अर्जेंटम ब्रोमाइड का भी प्रयोग किया जाता है ना। दोनों चीज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। इसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखा बर्फ। सूखा बर्फ जो है ना, सॉलिड, है ना, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड इन 2022 दैट द सीवुड व्हिच प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड व्हिच इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टेज, है ना। मतलब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो है 2022 में निर्मला सीतारमन ने मतलब अनाउंस किया, वो कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका जी भारत विद्या, इनका नाम है भारत विद्या। ये पोर्टल है ना, ऑनलाइन है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत जो है ये मतलब क्या चीज के अनाउंस किए थे पीएम ने कि भाई जो इंडिया में स्कूल है उसे रिजुविनेट कराएंगे, मतलब नए मतलब आदर्श स्कूल टाइप में डेवलप करेंगे, यानी कहने का मतलब उसमें पैसे वैसे खर्च करके बढ़िया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी जो मैंने कल भी बताया था, ये क्या है? ये भी इसी प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा का मोड है, लेकिन इसमें सिर्फ सिविल सर्विस में जो पहले से एम्प्लॉय हैं या कर्मचारी हैं, जिसे हम ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, तो उनको जो है एक प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा ताकि और जो है वो सुदृढ़ रूप से काम कर सके, है ना। और एक मैंने मिशन कुशल कर्मी भी बताया था, जो आपके दिल्ली के अंदर की एक योजना है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मिशन मंगल पिक्चर भी है भाई, है ना। इसके अलावा मिशन मंगल के पिक्चर की हीरोइन का नाम भी सीजीएल में पूछा है ना, विद्या बालन है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? हु अमंग द फ्लोइंग हैज ओन द सुल्तान ऑफ जौहर कप, है ना, 2022। भैया ये भारत जीते हैं सुल्तान जौहर कप, है ना। इसके अलावा भारत जो है पिछले साल काफी कुछ नया किए, काफी कुछ नया जीते, पहली बार जीते। जैसे थॉमस बैडमिंटन कप
कप जो पुरुष की होती है, ये पहली बार भारत जीते इंडोनेशिया को पछाड़ के। उबेर कप बैडमिंटन महिला भी देख लीजिएगा, साउथ कोरिया जीता है। ये क्वेश्चन दोनों जो है करंट अफेयर से टॉप पे रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा सुल्तान जौहर कप किस खेल से भैया, हॉकी से संबंधित है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत जो है अभी कुछ ही दिन पहले सैफ अंडर-20 2022 का जो खिताब है अपने नाम कर लिया है, किसे हरा के, श्रीलंका को हरा के, और इसमें कैप्टन कौन थे, शिवजीत सिंह, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा संगमरमर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल, तो भैया मार्बल को ना, संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaCO3 कहा जाता है। मैंने कुछ आपके लास्ट में जुड़े हुए टर्म से नाम पहचानने के तरीके बताए थे, अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं पढ़े हैं तो, जैसे है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 लगा रहेगा तो डाई, फिर आपको जो है मतलब ऑक्साइड लगाना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड पढ़ना है, ठीक है। CO2 लास्ट, O3 लास्ट में रहेगा तो कार्बोनेट पढ़ना है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ है ना जो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे चीज ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, है ना। लास्ट में OH लगाया है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ सकते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संगमरमर को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 इसका सूत्र होता है, मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। राजस्थान के मकराना में संगमरमर काफी पाए जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ सेल हैं जिसके उदाहरण है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी सेल जिसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे आपका सेल है ना। इसके अलावा सैंडस्टोन है यानी बलुआ पत्थर, यही दोनों पूछते हैं, बाद बाकी दोनों को नहीं पढ़ना है आपको, है ना। कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ भाई, ये दोनों नहीं पढ़ना है, आज तक नहीं पूछा है एग्जाम के अंदर। हाँ सेल पूछा भाई, सेल पूछा है, सेल पूछा है, और आपका बलुआ पत्थर कहाँ गया, सैंडस्टोन, है ना। ये दोनों आपको पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना, ये दोनों नहीं पढ़ना है। तो मतलब इसमें से जो दो जरूर याद रखना है, एक तो सेल और एक आपका सैंडस्टोन, ये दोनों क्या है, अवसादी सेल का उदाहरण है। इसी प्रकार से मैं ये पहले भी आपको ये पिक्चर दिखाया हूं, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मेटामॉर्फिक रॉक में एक तो आपका मार्बल पढ़ना है जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन का आधार भी था। इसके अलावा एक कहाँ गया, सिलेट पढ़ना है, आपका सिलेट पढ़ना है, एक सिलेट और ये दो ही पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आ जाएंगे इग्नियस रॉक में तो इसमें ज्यादा पढ़ना है, जैसे बेसाल्ट पढ़ना है, इसके अलावा ग्रेनाइट पढ़ना है। इसके अलावा एक और होगा, एक किधर गया, एक सेकेंड, एक और पढ़ना है जो इसमें नहीं है, कट गया शायद इमेज, है ना, एक और पढ़ना है ना। तो इस प्रकार से इतना ही फिगर में, इतना नहीं कि सबको याद रखना है, 5 दिन तक याद नहीं होगा, क्योंकि नाम इनके इतने मिलते जुलते होते हैं कि हम जो है एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना ही बताया उतना ही ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा पहचानने वाले में, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन, है ना। तो भैया द्वैध शासन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डैरची द रूल ऑफ द बोथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एंड द पॉपुलर मिनिस्टर। तो भैया ये दो द्वैध शासन हुए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में हुआ, है ना। इसके अलावा सांप्रदायिक चुनाव जो हुआ था, अच्छा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के काल में ना बहुत सारे घटना घटे हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है मॉन्टेग्यू मतलब चेम्सफोर्ड के काल में नहीं घटा। तो कौन कौन सी घटना घटे, तो एक तो रॉलेट एक्ट हुआ, एक जालियांवाला बाग हुआ, है ना। इसके अलावा आपका असहयोग आंदोलन भी हो जाएगा। इसके अलावा जो हंटर गठित किया गया था आपका मतलब किसके, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका इतना चीज तो जरूर ध्यान रखें, आपका किसके काल में, मॉर्ले मिंटो के काल में, ठीक है। इसके अलावा चेम्सफोर्ड के काल में जो चीज मैं बताया अभी कि भाई ये चीज हुआ, ये चेम्सफोर्ड के काल में हुआ, क्योंकि 1920 के ईस्वी के पास वाले चीज थे, ठीक है। सांप्रदायिक जो चुनाव हुआ ये मॉर्ले मिंटो में हुआ। 1909 वाले जो अधिनियम थे इसे मॉर्ले मिंटो कहा जाता है। उस समय जो है लॉर्ड मिंटो आपका जो है गवर्नर था, है ना, वायसराय हो जाएगा, क्योंकि 1857 में वायसराय बन चुका था, तो वायसराय हो जाएगा। और जो आपका 1857, ठीक है, वायसराय हो जाएगा। और जो आपका मॉर्ले था ये सचिव हुआ करता था, उस समय एक सचिव के भी पोस्ट हुआ करते थे इंडिया में, ठीक है। रॉलेट एक्ट बता ही दिया, ये चेम्सफोर्ड के काल में हुआ जाएगा 1919 में। इसी के विरोध के कारण जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये तो आप भी जानते हैं। नीचे के लाइन में जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्वियां हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब
होती है, वैसे तो कई बार हुए हैं, लेकिन जो सबसे 1773 है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1773 के एक्ट को क्या कहते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, तो 1784 में। इल्बर्ट बिल जो आपके कानून व्यवस्था संबंधित थे, तो ये कब आए थे, तो 1883 में। ठीक है, इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम जो एक्ट, आर्म्स एक्ट है ना, ये आपका जो है 1878 में लीटन के समय आया था। लीटन है ना, लिटना है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये चारों पांचों जो है एक्ट वगैरह, इनको जरूर ध्यान रखें, हाल फिलहाल के एग्जाम में काफी नाम कमाया है। इसके अलावा बाबर और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डॉट के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन के प्रांत विस्तार किया। बाय डिफेटिंग मोहम्मद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह इन 1529 बाबर एक्सपेंडेड द मुगल रूल इंडिया, है ना। तो भैया ये घाघरा का युद्ध है 1529 की ईस्वी से पता चल रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो कोई एक आंसर से क्वेश्चन बना लीजिए, है ना। किसके किसके बीच हुआ होगा, एक तो बाबर के बीच में हुआ होगा और महमूद लोदी के बीच में हुआ होगा। ठीक है, कौन सा, घाघरा का युद्ध, है ना। मैंने आपसे बताया था कि भाई बाबर की जो 3-4 लड़ाई हैं लगातार, ये आपको ध्यान रखने के लिए, है ना। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, पानीपत, खानवा, है ना, इसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा, है ना। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कैरेक्टर को भी याद रखेंगे, और चारों युद्ध में जो है फिक्स है बाबर जीत गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में, है ना, बाबर विजय हो गए थे। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर जो है विजय हो गए थे। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। साथ ही साथ बाबर जो है इंडिया में मुगल वंश की स्थापना से पूर्व फरगना के शासक थे। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने बाबरनामा खुद ही लिख लिया, है ना, बाबरनामा जो है खुद ही लिखा था, ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा बाबर को जो है काबुल में अंततः दफनाया गया है उनके इच्छा अनुसार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई, है ना। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना स्टार्टेड, तो 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अब कुछ जो है लेटेस्ट योजना जिनको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में आया था। बाद में इसी में एम शब्द जोड़ के इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बना दिया गया, है ना। इसके अलावा जो अभी कितने दिन का रोजगार देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 100 डेज का रोजगार देता है आपको। ठीक है, कितने दिन का, 100 डेज का रोजगार। ठीक है, और ये गांव घर में जो मुखिया होता है ना, उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। गांव घर में जो बांध बनाना, खड्डा करना, ये सब काम है भाई, है ना। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ये कब चालू हुए थे, 2016 में। इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा सक्रिय जो रोल निभाए थे हमारे राजनेता, ये कौन थे, जेटली साहब। ठीक है, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया 2016 में ही चला था। तो स्टैंड अप इंडिया जो है बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन देने का कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें लोन कितनी मिलती है, तो 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की ऋण प्रदान की जाती है। लेकिन किस सेक्टर में नहीं दिए जाएंगे, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मौसम की मार पड़ गई और अगर कुदरत नाराज हो गए तो पैसों नहीं ऊपर होगा, तो कहां से चुकाएगा ये, है ना। तो बहुत समझदार है भाई, है ना, देते उसे है जो दे सके, समझ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब चालू हुई थी, 2015 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 ईस्वी के अंदर। तो ये सब जो है ईस्वी जरूर याद रखेंगे, है ना। कौशल विकास में तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता होगा। इसके अलावा मैंने बानी बताया है, इसके बाद मुद्रा बताया है, स्वनिधि सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बताया है, उज्ज्वला योजना, उड़ान योजना, है ना। इसके अलावा आपका पहल योजना, है ना। इसके अलावा अभी जो नए में एक आया था जी रूफटॉप योजना। तो ये सभी के सभी जरूर ध्यान रखें, हाल फिलहाल के जो भी योजनाएं हैं आपको जो है पूछा जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजश्री आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी किसके नर्तकी थे, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि सितारा देवी किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन को रिवर्ट करके अगर क्वेश्चन से हम आंसर फाइंड करना चाहे तो हमें एक और क्वेश्चन मिलेगा कि सितारा देवी के जीवन पर आधारित कौन से जो है फिल्म हस्ती जो है इन पे पिक्चर बना रहे हैं, तो इनका नाम कौन सा हो जाएगा भाई, है ना, राजश्री आनंद। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एसएससी की कोई भरोसा नहीं है, दोनों साइड चलते हैं आगे पीछे, है ना। तो कथक से संबंधित है सितारा देवी, है ना। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, ये तीनों लेडीज भी काफी पॉपुलर है ना। इसके अलावा जो आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, एक झावेरी बहन इसमें छूट गया है, झावेरी बहन भी कर लीजिएगा, झावेरी बहन भी जो है इनसे ही संबंधित है ना। इसके अलावा कल्याणी अम्मा,
रागनी, है ना, रागनी देवी, रागनी या देवी होगा यहाँ पे, कल्याणी अम्मा, रागनी देवी, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी अरुण देव, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ पे जो भी मैंने कैरेक्टर रखा है कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है और लेडीज कैरेक्टर है, ठीक है, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नृत्य के लिए महारत हासिल किए हैं। झावेरी बहन इधर ले जाइएगा, कहाँ पे, मणिपुरी में, और रेड्डी में जो है आपका राधा रेड्डी, उनको ले जाना है आपको कहाँ पे, कुचिपुड़ी नृत्य के साथ। इसके अलावा कोदो, कुटकी, हरका बौटी किसके उदाहरण है, हरका बौटी आर एग्जाम्पल ऑफ, तो भैया ये बाजरा के हैं। ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, उड़द, तुअर, कुर्थी, जूट, कपास, ये सभी के सभी खरीफ फसल है। देखिए अगर आपको याद है कि भाई खरीफ फसल कब बोए जाते हैं, तो बारिश शुरुआत के बाद, आफ्टर मतलब मानसून शुरू होने के बाद, आफ्टर कहेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मानसून चल रही है, आ गई है, तब बोए जाते हैं, तो उसे जो है खरीफ का फसल कहा जाता है। जैसे अभी धान वगैरह की जो है लगाने की समय आ गई है, तो धान वगैरह भी खरीफ के फसल में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रबी की फसल जो है जब ठंडा करकराती रहती है तभी जो बोया जाता है उसे रबी की फसल कहते हैं, और जो बैसाख चालू होने से पहले काटा जाता है, यानी अप्रैल मई के जो है मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं रबी की फसल, ठीक है। और जो 2 महीने के बीच में गैप बचती है, मार्च अप्रैल में कट गया तो आधा अप्रैल खाली रहा, मईयो खाली रहा, जून के 1 सप्ताह खाली रहा, तो ये जो 2.25 महीने का टाइम है, इसके समय जो फसल उपजाए जाते हैं उसे जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, है ना, ये सब, है ना। तो आई होप जो है आपने समय ही जान लिया, तो फिर फसल तो पकड़ ही लेंगे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी थी, व्हाट वाज द अर्बन सेंसस पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो भैया 32 से 35%। वैसे एक्यूरेट की बात करेंगे तो 31 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। इतना ही पॉपुलेशन आपका अर्बन थे 2011 में। अब तो बहुत सारे चीज पलायन हो रहे हैं जी, लोग गांव घर में जो है सब कुछ जो है निपटा के शहर में जो है 3 BH का घर ले लेंगे, यहाँ पे मजे करेंगे, तो इस हिसाब से बढ़े होंगे, है ना, इस हिसाब से बढ़ गया होगा। अब डाटा अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ये पुरानी डाटा के हिसाब से है। अच्छा है कि जल्दी आ जाए डाटा, ये सब झंझट मारी छूटे, नया तरीके से जो है थोड़ा सा आपको एग्जाम के लिए आ जाए। लेकिन आपका जो MTS है ये तो पुराने डाटा से ही चलेगा, क्योंकि इतने जल्दी तो आने वाले हैं नहीं, है ना। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है ये 31 से 32% के बीच में आपको ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन में 32 से 35 दिया गया था, क्योंकि एक्चुअली TCS का क्वेश्चन है ये सभी, है ना, तो ऐसे ही मारना पड़ा 32 से 35 के बीच में, ठीक है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या, इसमें अगर आप घटा देते हैं तो 32 से 35 घटाएंगे तो आपका हमारा जो हो जाएगा 68 के करीब हो जाएगा। तो 67 से 68 यानी 65 से 68 के बीच, 65 से 70 के बीच में जो है आपका ग्रामीण पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 65 से 70 नहीं करेगा, 2 घटा दीजिए, क्योंकि 31 के बाद तो है ही है, तो 65 से लेके आप जो है 68 तक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने जो है पॉपुलेशन है कि सबसे ज्यादा कहाँ की है अर्बन पॉपुलेशन, और सबसे कम की कहाँ की है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है ये महाराष्ट्र का है, सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन जो है ये यूपी का है, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा अर्बन महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा ग्रामीण महाराष्ट्र, ओवरऑल सबसे ज्यादा यूपी, है ना। देखिए एक सेकंड जो है थोड़ा गड़बड़ा रहा है, देखिए सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ का है भैया, महाराष्ट्र का। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ का है, सिक्किम का, ये ठीक रहता है। सबसे ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन सिक्किम, है ना। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दोनों मिला के, है ना, शहरी और ग्रामीण, और सबसे कम जनसंख्या तैयो सिक्किम। तो सिक्किम को तीनों हर हाल में आंसर है, सबसे कम शहरी भी है, सबसे कम ग्रामीण भी है, सबसे कम ओवरऑल भी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक यूपी में है और सबसे कम जनसंख्या तो ये सिक्किम में ही हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है कुछ क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने भाई बंधु में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।